फॉरेन पॉलिसी पे भी आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना ने कितनी सारी भारत की ज़मीन हड़प ली है। अब हालत ये है कि छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदीव्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वो सब भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। उसका मेन जो कल्प्रिट है, क्या वो मोदी है? मोदी की विदेश नीति है? हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उसका कारण है, मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पर ऐसा क्या है सर कि वो बता नहीं सकता क्यों इतना वो डरते हैं चाइना से? मैं बता नहीं सकता, बट डरते हैं। क्या उन्होंने अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दी है चाइना मैं में? ये सब कुछ इसकी जवाब नहीं दे सकता, इसके वक्त नहीं आई, जब आएगा तो मैं बोलूँगा। यानी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा राज है? ऐसा है जिससे आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि राष्ट्र हित में आपको ये बात शेयर करनी चाहिए? मुझे लेक्चर देने आ गए राष्ट्र हित का सबसे, और क्या, बाकी लोग सब बैठे रहे और फिर मैं मोदी को हटा दूंगा तो ये सब मुझे भूल जाएंगे। मैंने देखा जब इमरजेंसी में मैंने इंदिरा गांधी की हालत ख़राब की, किसी ने याद किया उसके बाद? अटल बिहारी वाजपेयी जो माफ़ीनामा लिख रहे थे वो मुझे लेक्चर देने लग गए। तो ये हमारी समाज को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या उन्होंने गिरवी रख दिया है जो जिसकी वजह से मतलब चाइना से उफ भी नहीं कर पाते हो? वो तो उन्हीं से पूछना चाहिए, परंतु ज़रूर उन्होंने गद्दारी की। चाइना ने ज़मीन हड़प की, मैंने बताया, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं? इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई ज़मीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बट कौन सुनने वाला है? सोचते हैं ओ स्वामी हमारे और चाइना का झगड़ा पैदा करने चाहते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्त तो मैं था चाइना का, मैं उनका भाषा जानता हूँ, मैं 16 बार चाइना गया हूँ, मेरे विद्यार्थी लोग सब वहाँ बड़े बड़े पोस्ट में हैं। नहीं, लेकिन चाइना की नीति को लेकर कभी भी मोदी जी ने आपसे आज तक कभी कोई सलाह मशविरा कुछ भी नहीं किया? नहीं, एक ही बार उन्होंने कहा था मुझसे कि एक बैंक बन रही है, ब्रिक्स बैंक, उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए सारे 5 जो देश हैं सब आपका नाम ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप करो। मैंने कहा मैं तो हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ इंडिया, तो अब इंडिया छोड़ के मैं शंघाई जाऊँगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये नहीं कि मोदी के काल में मुझे कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ ऑफ़र किया, परंतु मैंने माना नहीं। मैं तो कहा मैंने राजनीति में हूँ, पार्लियामेंट या मिनिस्टर, इससे आगे मैं और कुछ नहीं चाहूँगा। लेकिन मोदी ने आपको मिनिस्टर भी नहीं बनाया। हाँ, तो क्या करूँ मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है। मैं मिनिस्टर होता तो भला करता, उसको भला नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? लेकिन अगर आप मिनिस्टर होते, हाँ, मान लीजिए, हाँ, तो क्या आप मोदी के खिलाफ बोल सकते? बोलूँगा। मैं तो मिनिस्टर था जब चंद्रशेखर थे, तो जो कहते थे मैंने कहा ये गलत कह रहा है, मैं इसको कैबिनेट मीटिंग बुला करके तय करने बोलो। और मैंने कहा कि करुणानिधि की गवर्नमेंट को डिसमिस करो। उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसा हो सकता है। मैंने कहा नहीं तो कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, मैं बात रखता हूँ। तो ये कह रहे अरे तू तो कभी सुधरेगा नहीं, और उन्होंने डिसमिस किया। तो ये होना चाहिए कि आप हमारी बात को काट नहीं सकते हो तो फिर मान लो। वो मोदी चंद्रशेखर में था, वो डेमोक्रेट था। लेकिन सर, विदेश नीति एक ऐसी चीज़ होती है कि एक आम कॉमन मैन को थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम समझ में आती हैं। हाँ, तो मैं तो कॉमन मैन नहीं हूँ ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो आज मोदी के नाम पर वोट डालते हैं, लेकिन मोदी की असलियत क्या है वो उससे वाकिफ नहीं है, तो और वो ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो अंधे की तरह जाके वो मोदी को वोट डाल रहे हैं। हर देश में होता है। ट्रंप के कितने वोटर्स हैं ऐसे? ये तो दुनिया में होता है। सिर्फ लोकतंत्र में जो हस्तक्षेप करते हैं या उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। अब वो करते हैं, वो लोगों को मायावी में लाते हैं, इस प्रकार से चिंता हमारी अधिकार नहीं है। लेकिन तो उनका कला है। मोदी भी तो मायावी है ना। मायावी है तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं घर में बैठ जाऊं? मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं।
लेकिन आपको लगता है आखिर में मैंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा में बैठ नहीं सकते क्योंकि पत्नी को नहीं लाए। किसी को हिम्मत था वो कहने के लिए? मैंने कहा, उसके बाद उसमें नहीं रह सके। आप लोगों को कहने में क्या प्रॉब्लम है? पत्रकार में हम लोगों ने तो बहुत इंटरव्यूज किए, शंकराचार्यों के इंटरव्यू किए। अरे शंकराचार्य के ने कहा कि बीबी नहीं आएगी तो हम नहीं मानेंगे, नहीं कहा। और बीबी को क्यों अलग से रखा है, ये भी पूछ सकते हैं ना। आप कोई नहीं बोल सकते। और भी मैं कह सकता हूँ, बट अभी उसके लिए समय नहीं आया। लेकिन मोदी की माया क्या है? लोग इतना कोई माया नहीं है। कि मोदी को लोग चुंबक की तरह क्यों चिपक जाते हैं? तो वो तो हमारी देश की जो चापलूसी होती है ना, वो तो अखबार वालों में भी है। आप अखबार वाले जाकर उसकी आप कहिए, अखबार वालों को कहना चाहिए मोदी को, तो आपने तानाशाही चलाई है। और आपके जो वहाँ हिरेन जोशी है वो सब हमें आके डराता है, तो हम आपकी एक लाइन नहीं छापेंगे। फिर वो कह देगा अच्छा ठीक है, इनकी जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो सब बंद कर दो। तो आप आपके पाँव छू के नमस्कार करेंगे। तो जब आपकी ये कमजोरी है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आपको लगता है कि मीडिया कभी भी सीधा हो पाएगा? एक ऐसा मीडिया जो सवाल करने वाला मीडिया? मीडिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कई देशों में हुआ है। लेकिन मोदी ने तो मीडिया को बर्बाद कर दिया है। इंदिरा गांधी ने भी बर्बाद किया था। परंतु इंडियन पब्लिक जो है वो सब समझ के चुपचाप बैठी थी। चुनाव होने के घोषित होने के बाद उसको दिखा दी रास्ता। तो हमारी पब्लिक दोबारा दिखाएगी, मोदी को सबक सिखाएगी जरूर। आपको लगता है कि मोदी अगर हारते हैं तो उनके लिए हार को पचाना अरे ये सब व्यक्तिगत बात हो गई ना। मुझे क्या फिक्र है, वो रोता रहेगा तो मैं क्या करूं? आज अगर मोदी जी सामने आ जाए या मोदी अगर आ जाए सामने, तो आप क्या कहेंगे उनके सामने? मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो मेरे पार्टी के मेंबर हैं। नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूँगा। मैंने नमस्ते शुरू करूँगा, वो करेंगे तो मैं नमस्ते करूँगा, इतना ही है। परंतु मेरे साथ मैं तो ये जानता हूँ कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, और हमारे से दोस्ती तभी होगी जब वो सारे सुधारेंगे। नहीं तो मुझे करने की कोई मतलब ही नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो मुझे नहीं लग रही है कि आपके लिए नहीं लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि, मैंने नहीं कहा कि मैं इस आशा में बैठा हूँ कि मोदी बदल जाएंगे, वो लोकतंत्र में विश्वास करने लगेंगे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना। तो ये आप सोचिए। मैं कहता हूँ कि मैं इतना ही है कि मेरा काम है पब्लिक में प्रचार करना। प्रचार करते जा रहा हूँ, सब जगह मैं बोल रहा हूँ। हमारी सबसे और ऐसे काम करता हूँ जिसमें वो खुद उसको छीनने चाहते हैं। जैसे राम मंदिर मैंने कराया और कहा कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए, और कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ मैं पूजा कर सकता हूँ राम लाला के लिए। और इसीलिए किसी की भी हो, किसी ने भी खर्चा किया होगा, किसी ने भी बना होगा, कुछ का कोई अर्थ नहीं। ये मेरा जो मूलभूत अधिकार है, इसको पूरा करना, यही कोर्ट ने माना। लेकिन राम मंदिर को लेके सारा क्रेडिट तो मोदी ने खुद लूट लिया है। नहीं, वो तो आपकी आंखों में लूटा है। मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ। मैं देश भर में जाता हूँ, सब मानते हैं, सब मुझे बुला कर सुनते हैं, कहते हैं। ये तुम्हारे लोग करते हैं, ये जो अखबार वाले हैं, जो यहाँ कॉकटेल पार्टी में घूमते हैं, वो करते हैं। जो भी जानता है वो सब बोलते हैं मुझे। अब कहते हैं मुझे काशी विश्वनाथ के लिए लोग बुला रहे हैं कि आप इसको भी करिए। तो अब यानी कि राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ का मंदिर का उसमें नेचुरली मैं तो पहले से कह रहा हूँ 3 चीज़ों को मुसलमान छोड़ दें, और फिर वो जो बाकी 40,000 है उसको हम छुएंगे नहीं। उसमें आपका मस्जिद रहे, हम दूसरी जगह बना लेंगे। पर इस 3 जगह वो जो वहाँ जो जगह है वो भी अहम है। माने जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ कृष्णा पैदा हुए, जहाँ ज्योतिर्लिंग गाड़ा शिव भगवान ने, ये 3 हैं जिसमें हम कोई और जगह देख नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर स्वामी, जिस तरीके से आरएसएस के अंदर के लोग भी बात करने लगे हैं कि सबसे बड़े जो हिंदुत्व के जो नेता हैं वो मोदी हैं, तो उनसे पूछिए ना, मुझे क्यों पूछते हो? नहीं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं क्यों मानूं? देखिए, आरएसएस में किसी ने कहा, अभी तक तो ऐसा मैंने कभी कहीं
किसी का सुना नहीं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने भी उतनी ही लंबी लड़ाई लड़ी है नहीं, मैं कौन सी लड़ाई? हिंदुत्व को लेकर, चाहे हाँ, वो तो मंदिर की लड़ाई हो। आरएसएस के बारे में क्या कह रहे थे कि एक ये फीलिंग है कि हिंदुत्व के जो सबसे बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित कर लिया है हिंदुत्व के एक तरीके से राजा के रूप में। आप अपने विचार बता रहे हैं या देश के? नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। आपको दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। तो इसमें बहस करने कोई कारण ही नहीं बनता है। आपको लगता है कि मोदी की जो असलियत है वो पूरे देश के सामने है, या मोदी अभी भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है? मिस्ट्री आपके लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। इस देश की पब्लिक सब बहुत जल्दी पहचान लेती है। तो मोदी की असलियत पब्लिक में आ गई? नहीं आ गई, पहले से पता था उनको, लेकिन जनता ने फिर भी वोट किया उनको। नेचुरली सोनिया गांधी को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे हम, और बाकी लोग के पास वो हमारी उम्मीद नहीं थी कि वो सोनिया गांधी का सामना करेंगे, तो इसीलिए हमने वो बाकी लोगों को सोचा नहीं। नहीं, लेकिन अब तो सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब नहीं, अब की बात मत करिए। जब हमने इनके लिए काम की, वो है कि सोनिया गांधी नहीं आनी चाहिए, और वो उसके आने की यही का भय था कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सारा भला वो ले लेगी, उसकी सारी जो क्रेडिट है वो ले लेगी, और उस पर वो आएगी और दोबारा वो मनमोहन सिंह को भी नहीं बनाएगी और अपने बेटे को बनाएगी। तो हम इसको आने नहीं देना है, इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी को जिताना। नहीं तो मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष छोड़कर बीजेपी में सदस्य नहीं बनता। नहीं, विपक्ष तो खैर इस समय नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी जी ने तो विपक्ष को ऐसा खत्म किया है कि विपक्ष है ही नहीं। फिर वो विपक्ष कहने लायक नहीं है। नहीं, जो यथास्थिति है, ये मोदी का दोष नहीं है। तुम कमज़ोर हो और फिर मोदी को दोष दोगे तो मैं कैसे मान सकता? लेकिन मोदी जैसा पावरफुल नेता आपको लगता है कि देश के लिए सही है? इतनी पावर, इतना बड़ा नहीं, इसके पावर इंदिरा गांधी से ज़्यादा नहीं है, इसके पावर जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक संस्कृति होती है, वो संस्कृति इनमें है नहीं, लोकतंत्रीय संस्कृति इनमें नहीं है। जैसे नरसिम्हा राव में था, चंद्रशेखर में था, मोरारजी देसाई में था, ऐसा नहीं है। और ये इसको कोई इनके विरोध में कोई जाएगा तो फिर उसको छेड़ेंगे। यानी मेरे जैसे लोग को नहीं छेड़ेंगे, वो का तो फिर और भयंकर होगा मामला। तो परंतु जो आम है, कोई आपके पत्रकार हैं, सबका रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, तो आप बोलते नहीं हैं। नहीं, पत्रकारों की बात ना भी करें। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ, नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोदी को दोष देना आसान है, परंतु आप अपना कर्तव्य कर रहे हो। आप माने पत्रकार, बुद्धिजीवी, कई लोगों का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जो पत्रकार सवाल करने वाले हैं उनको तो जेल में डाल दिया जाता है। उनके कोई हर्जा नहीं, जेल में जाओ, सबको भीड़ में जाओ, सबको, एक को पकड़ोगे तो हमें भी पकड़ो, ऐसा कहो। मोदी जी को तो पसंद ही नहीं ना कि उनसे ना, वो पसंद नहीं है तो तुम्हारी पसंद का होगा वो? क्या बात करते हैं आप? ये आपकी कमजोरी को छिपाने के लिए ये पत्रकारों का मुझे आश्चर्य होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी एक लिखो, आप क्या कर देंगे? बंद कर देंगे? बंद कर देना। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मोदी सही नेता नहीं है तो फिर राज्यों के जो चुनाव हैं, आप देखिए किस तरीके से मोदी जी प्रचार करते हैं। मोदी जी के ही दम पर जनता वहां पर वोट करती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो। आपको कैसा पता है? मोदी जी का चेहरा हर जगह है। नहीं, चेहरा से पता लग गया कि वोट उसके लिए दिया। कार्यकर्ताओं ने जो मुझे बताई है वो तो नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये तो जो उम्मीदवार आए हैं ये संघ के चुने हुए लोग हैं। ओके। हाँ, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर बूथ में कैंप ये किया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राज्यों में जो बीजेपी हाँ, वो को मोदी का, मिली है, हाँ, वो मोदी का कुछ नहीं है उसमें, यही कर। लेकिन क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। तो जाने दो, तुम्हें क्यों है? तुम जाते हो, मेरे भाई ईर्ष्या आना चाहिए।
कि वो मोदी जी को क्रेडिट चलेगी। मैं तो योद्धा हूँ, मैं ईर्ष्या में नहीं रहता हूँ। डॉक्टर स्वामी, एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि आप चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है वो, आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है। सोनिया गांधी बहुत कमज़ोर हो गई, वो कुछ नहीं आ सकती। अब इसको नहीं रखना। इसने चाइना को हमारी ज़मीन दे दी और इसने कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार की जो करना नहीं चाहिए, और मनमानी बहुत की उसने, तो इसीलिए मैं ऐसे नालायक है। और अगर इसी तरह से वो मनमानी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा देश तो का? वो यही आपकी चिंता है। तो इसी हमें ऐसा कोई चिंता नहीं है। आज है, 10 साल है, हम तो लड़ते रहेंगे। वो क्या करूँगा मैं? चलिए डॉक्टर स्वामी, जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे जैसे पत्रकार भी लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।